आज हम प्रेमचंद के एक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी जो ऊपर से तो एक प्रेम कथा लगती है, असल में इतिहास का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सोचिए जरा, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, क्या त्याग कर सकता है। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा हुआ है। और जानते हैं, यही सवाल इस कहानी की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शर्त से, एक इम्पॉसिबल टेस्ट, एक ऐसी परीक्षा जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और ये चुनौती एक प्रेमी के सामने है, अपनी मोहब्बत साबित करने की। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है दिलफिगार, एक ऐसा आशिक जो दिलफरेब के इश्क में पूरी तरह से दीवाना है। और दूसरी तरफ है खुद दिलफरेब, हुस्न की मल्लिका, जो वो अपने प्रेमी के इश्क की एक कठिन परीक्षा लेना चाहती है। और यहीं पर दिलफरेब वो शर्त रखती है जो दिलफिगार की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो कहती है, अगर तुम मेरे सच्चा आशिक हो तो जाओ और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर आओ। बस इसी एक शर्त के साथ दिलफिगार एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। तो इस तलाश में दिलफिगार को सबसे पहले क्या मिलता है? उसकी पहली खोज उसे एक ऐसे पल तक ले जाती है जहां इंसानियत और पछतावा एक साथ मिलते हैं। तो होता यह है कि भटकते भटकते दिलफिगार एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक मुजरिम को मौत की सजा दी जा रही है। अपने आखिरी पलों में उस इंसान की आंखों से पछतावे का एक आंसू गिरता है और दिलफिगार को उसे यकीन हो जाता है कि बस यही है वो चीज। सच्चे पछतावे के इस आंसू से ज्यादा कीमती भला और क्या हो सकता है? लेकिन दिलफरेब की राय कुछ और ही थी। वो उस आंसू की पवित्रता को मानती तो है, पर कहती है, बेशक यह बेशकीमती है, लेकिन दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं। सोचिए दिलफिगार पर क्या बीती होगी। उसका दिल टूट जाता है और उसकी तलाश एक बार फिर से शुरू हो जाती है। पहली नाकामी दिलफिगार के हौसले को तोड़ नहीं पाती। वो फिर से निकल पड़ता है और इस बार उसकी मुलाकात त्याग और बलिदान के एक ऐसे रूप से होती है जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देता है। इस बार दिलफिगार क्या देखता है? एक महिला को जो अपने मृत पति के साथ ही उसकी चिता पर बैठकर खुद को अग्नि को सौंप रही है। ये उस समय की एक प्रथा थी जिसे सती कहा जाता था। प्रेम में इतने बड़े बलिदान को देखकर उसे लगता है कि इस पवित्र राग से ज्यादा अनमोल तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर दिलफरेब का जवाब फिर से वही था। वो उस राख की कीमत को तो मानती है, लेकिन उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज कहने से साफ इनकार कर देती है। दिलफिगार की उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। दो कोशिशें और दोनों नाकाम। अब दिलफिगार की तलाश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां या तो उसे अपनी मंजिल मिलेगी या फिर वो हमेशा के लिए हार जाएगा। ये उसकी आखिरी और सबसे अहम खोज है। अब हर तरफ से हार कर दिलफिगार इतना निराश हो जाता है कि वो अपनी जान देने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग किसी फरिश्ते की तरह आते हैं और उसे एक नई राह दिखाते हैं। वो कहते हैं कि उसकी खोज का जवाब उसे पूरब के देश हिंदुस्तान में मिलेगा। तो दिलफिगार हिंदुस्तान पहुंचता है और खुद को एक जंग के मैदान के बीचों बीच पाता है। चारों तरफ मौत का मंजर है और तभी उसकी नजर एक घायल सिपाही पर पड़ती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो सिपाही कहता है कि गुलामी की जिंदगी जीने से तो मर जाना कहीं बेहतर है, और भारत माता की जय कहते हुए वो दम तोड़ देता है। उसके सीने से खून की जो आखिरी बूंद जमीन पर गिरती है, दिलफिगार उसे उठा लेता है और इस बार उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इससे अनमोल दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। इस बार जब दिलफिगार खून की वो बूंद लेकर दिलफरेब के सामने पहुंचता है तो नज़ारा बिल्कुल अलग था। दिलफरेब की आंखों में सम्मान था। वो अपनी जगह से उठती है और बिना एक लफ्ज़ कहे दिलफिगार को गले लगा लेती है। आखिरकार उसकी परीक्षा और दिलफिगार की तलाश दोनों पूरी हो चुकी थी। और फिर दिलफरेब उस राज को खोलती है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती है, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। लेकिन रोकिए, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी थी तो आप गलत हैं। इस कहानी का असली मतलब इसके पन्नों के बाहर इतिहास में छिपा है।
ये वो कहानी है जिसने अपने लेखक की जिंदगी और भारत के साहित्य का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी के असली असर को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, राजद्रोह, यानी कि सेडिशन। इसका सीधा सा मतलब है सरकार के खिलाफ बगावत के लिए लोगों को उकसाना। दरअसल ये कहानी 1908 में एक कहानी संग्रह में छपी थी जिसका नाम था सोज़े वतन। इसका मतलब होता है राष्ट्र का विलाप। आप सोच सकते हैं सिर्फ नाम ही ये बताने के लिए काफ़ी था कि ये किताब ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली थी। और हुआ भी बिल्कुल यही। उस समय के ब्रिटिश सरकार ने इस किताब पर राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्होंने सोज़े वतन की जितनी भी कॉपियां थीं सबको जब्त कर लिया और उन्हें जला दिया गया। इस एक घटना ने लेखक की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। उनका असली नाम था नवाब राय। 1908 में जब उनकी किताब पर बैन लगा तो उसके बाद उन्हें एक नए नाम से लिखना शुरू करना पड़ा और 1910 से दुनिया ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से जाना। तो इस तरह एक आम सी दिखने वाली प्रेम कहानी असल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का एक शक्तिशाली हथियार बन गई। प्रेमचंद ने दिलफिगार और दिलफरेब के जरिए एक बहुत साफ संदेश दिया था कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊपर देश प्रेम है और अपनी मातृभूमि के लिए दिया गया बलिदान ही सबसे बड़ा बलिदान है। और ये कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। प्रेमचंद ने तो अपने समय में इसका जवाब दिया था, लेकिन आज के दौर में एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए सबसे कीमती चीज़, उसका सबसे अनमोल रतन क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।